हाँ भाई। तो लास्ट टाइम पे मैंने नया चैप्टर चालू कर लिया था, है ना। और उसमें हमने बताया था कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो कितने तरह से होता है, 3 तरह से: चालन, संवहन और विकिरण, है ना। एक बार एक्सप्लेन कर दें फिर से। देखो, जो ऊष्मा का हमारा स्थानांतरण है वो 3 तरह से होता है। एक तो चालन, एक अपना संवहन, एक विकिरण। पहले तो ये समझो कि ऊष्मा स्थानांतरण क्या है। ऊष्मा स्थानांतरण में हमने आपको बताया था कि या तो एक ही बॉडी है और उस बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक हीट का फ्लो, मतलब पहले एक पार्ट जो है वो गर्म था, दूसरा पार्ट ठंडा था, लेकिन हमने देखा कि थोड़ी देर में ये और ये दोनों पार्ट गर्म हो गए। कैसे गर्म होगा? क्योंकि हीट का फ्लो होगा इधर से इधर की तरफ। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो हीट का जो फ्लो है वो इधर से इधर की तरफ होगा और पूरी रॉड फिर क्या हो जाएगी, हमारी गर्म हो जाएगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ठीक है। तो एक ही बॉडी के अंदर, यानी विद इन अ बॉडी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ अगर हीट का फ्लो हो रहा, उसे भी ऊष्मा स्थानांतरण कहेंगे। और नहीं तो मान लो कि 2 बॉडी हैं, कांटेक्ट में रखी हुई हैं, तो अगर 2 बॉडी को हम कांटेक्ट में रखते हैं जिसमें एक का टेम्परेचर T1 और दूसरे का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। एक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है, और अलग अलग टेम्परेचर है, तो भी हीट का फ्लो होगा पहली बॉडी से दूसरी बॉडी में। मतलब अब क्या हो रहा है, एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में हीट का फ्लो हो रहा, और यहाँ क्या हो रहा था, एक ही बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहा था। बात समझ में आ रही? इसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण। क्यों होता है? ताप में डिफरेंस के कारण। एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, तो हीट का फ्लो होगा। समझ में आ गई बात? चलो, अब हीट का फ्लो जो है वो 3 तरह से हो सकता है: चालन, संवहन, विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 मेथड है। चालन मेथड क्या होता है? जैसे कि मान लो हमने रॉड वाला एग्जांपल आपको बता रहे थे, ये अपनी एक रॉड है और उसको हमने इधर से गर्म करना भट्टी में चालू कर दिया। ये कोई भट्टी रखी है अपनी, कोयला मोयला जल रहा होगा इसमें, इस वाले सिरे को हमने गर्म करना चालू कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर में, और आप यहाँ पे पकड़े हुए खड़े हो गए हो यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ी देर में आपको क्या लगेगा कि धीरे धीरे हीट का फ्लो हो रहा है। पहले एकदम ठंडा था, धीरे धीरे जो है आप देखोगे ये वाला सिरा भी गर्म हो जाएगा। ये कैसे गर्म हो गया भाई साहब? ये तो कांटेक्ट में नहीं था हमारे कोयले के, फिर कैसे गर्म हो गया? गर्म ऐसे हो गया, पहली बात तो ये ठोस है, पहली बात तो ये क्या है, अपना ठोस। और बेटा ठोसों में जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं ना, अणु परमाणु, वो कभी गति नहीं करते, वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे अपने स्थान पर, उनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो मान लो कोई ठोस चीज़ को एक जगह रख दो, दोपहर में या शाम को कहीं और मिलती फिर वो, अगर उसके अणु परमाणु गति करते, जो कि नहीं करते। समझ रहे बात को? तो ठोसों में अणु परमाणु गति तो करते नहीं। फिर भाई सब हीट का फ्लो इधर से इधर तक कैसे हो गया? हो ऐसे गया, ठीक है, हो ऐसे गया कि बेटा जब अपन इधर से गर्म करना चालू करा, तो पहले तो ये लोग अपनी एनर्जी को लेते जाएंगे, ऊष्मीय ऊर्जा को, ठीक है। हर चीज़ की अपनी कैपेसिटी होती है ऊष्मा को ग्रहण करने की। तो क्या करेंगे ये लोग, अपनी एनर्जी को पहले ग्रहण करते आएंगे, ग्रहण करते आएंगे, ग्रहण करते आएंगे, लेकिन जब इनकी कैपेसिटी हो जाएगी ख़त्म, तो ये अब एनर्जी लेंगे तो, लेकिन उसको बाईपास करके आगे भेज देंगे। समझ रहे बात को? तुरंत आगे ले आएंगे। ये वाले फिर अपने आगे वाले को दे देंगे, फिर ये वाले अपने आगे को दे देंगे, फिर ये वाले अपने आगे को। इस तरह से पूरी रॉड जो है वो गर्म हो जाएगी। अणु परमाणु गति नहीं करेंगे, वो केवल जो हीट आने वाली है उसको पीछे ट्रांसफ़र कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, हाथ में बॉल लिए हैं अपन, बॉल एक से दूसरे के पास गई, दूसरे से तीसरे के पास गई, चौथे से पाँचवें के पास गई, लेकिन बस हमें खड़े अपनी जगह पर रहना है, बिल्कुल उसी तरह से। समझ गए? तो अणु परमाणु वो गति ना करें, केवल हीट का फ्लो एक भाग से दूसरे भाग तक हो, उसे अपन कहते हैं चालन। और बेटा ये केवल ठोसों में होता है। कंडक्शन जो है, यानी कि जो चालन है, वो केवल किस में होता है भैया? ये केवल होता है अपना किस में? ठोसों में। समझ आ रही बात? अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर कौन सा है हमारा? विकिरण। सॉरी, संवहन। संवहन में क्या होता? मान लो कि अपना ये हमारी हीट जल रही, ठीक है, और ये जाली रखी हुई है, इस पर अपन ने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया, ये लो,
या चलो पानी गर्म कर लो, पानी को अपन ने गर्म करने के लिए रखा। अब जब पानी गर्म करते हो तो एक चीज़ आपने देखी होगी, सबसे पहले तो ये बताओ पानी की कौन सी वाली लेयर, इतना तो आप जानते ही हो, द्रव वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी जो लिक्विड होता है उसकी अलग अलग परतें होती हैं। तो द्रव की जो पहली परत होगी वो सबसे नीचे है, एकदम तली के कांटेक्ट में। तो जैसे हीट बनेगी, हीट सबसे पहले जाएगी तली में, और तली से जाएगी पहली वाली लेयर में, पहली लेयर से जाएगी दूसरी लेयर में, दूसरी लेयर से जाएगी तीसरी लेयर में। इस तरह से हीट का फ्लो होगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स पहले गर्म हो जाएंगे सबसे निचली सतह के, और निचली वाली सतह के परमाणु गर्म होने के बाद कहाँ बढ़ जाएंगे, ऊपर। ध्यान रखो, द्रवों में क्या होता है और कुछ गैसों में, द्रवों में या गैसों में क्या होता है कि उनके परमाणु जो हैं वो गर्म होने के बाद हमेशा ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, और जो ठंडे वाले हैं वो कहाँ आने लगते हैं, नीचे। समझ गए, यहाँ परमाणुओं में गति चल रही है, इसलिए देखा होगा पानी में जो गर्म करते हैं तो बुलबुले उठते हैं ऊपर की तरफ, चेक करा है कभी। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी परमाणु गर्म होंगे, गर्म होने के बाद कहाँ उठेंगे, ऊपर, और ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल्स थे वो आ जाएंगे एक्चुअली नीचे। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो यहाँ अणुपरमाणु अपने गति कर रहा है, जो नीचे से गर्म होता जाएगा तली से वो ऊपर बढ़ जाएगा, और ऊपर के जो ठंडे होंगे वो नीचे आ जाएंगे, फिर जो गर्म होगा ऊपर, ठंडे वाले नीचे। इस तरह से कार्यक्रम चलेगा। इसे अपन कहते हैं संवहन यानी कि कन्वेक्शन, जो कि होता है मोस्टली द्रवों में, लेकिन कुछ गैसों में भी होता है। फिर आ जाओ विकिरण पे। तो विकिरण में क्या होगा, विकिरण में बेटा ये संवहन कभी चालन में नहीं हो सकता, क्योंकि चालन के जो अणुपरमाणु हैं कभी गति नहीं करते, उनमें तो केवल कंडक्शन ही होगा। संवहन द्रवों में और गैसों में होगा। अब आ जाओ रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो विकिरण का मतलब यह है, दो बॉडियों के बीच में कांटेक्ट ना रहे तब भी हीट का फ्लो बराबर होता रहे, एक विकिरण के थ्रू, एक मतलब लाइन के थ्रू, या एक प्रकाश किरण के थ्रू। जैसे कि मान लो सन की बात करें, अपन अपनी छत पे हैं, ये अपना सन है, सन से यहाँ तक हीट मिलती है कि नहीं, तो ऐसा ये ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है विकिरण के द्वारा। समझ आ रही बात। मान लो हीटर चल रहा है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, हाथ सेक रहा है, ये लो सर्दियों के मौसम तो है, हाथ सेक रहा है। अब जब हाथ सेक रहा है तो क्या हाथों को उसने कोयले में रख दिया हीट का ट्रांसफ़र करने के लिए, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ ना। वो क्या कर रहा है बंदा, उसके विकिरण को लेकर हीट एब्जॉर्व कर रहा है, उसके रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है। समझ गए ना, दोनों का कांटेक्ट नहीं है आपस में, तब भी हीट का फ्लो हो रहा, उसे अपन क्या कहते हैं, विकिरण। तो तीन तरह से हीट का फ्लो होगा, चालन, संवहन और विकिरण। चालन में अणु परमाणु गति नहीं करेंगे, केवल हीट का ट्रांसफ़र होगा। संवहन में जो गर्म होंगे वो ऊपर, ठंडे वाले नीचे। विकिरण में दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा। और विकिरण तीनों में हो सकता है, ठोसों में भी, द्रवों में भी और गैसों में भी। अरे दिक्कत क्या है, ये जाली लगी है, मान लो अपनी भगोनिया ऊपर टांग दो तुम, ऐसे किसी तरह से टांग दोगे तो क्या गर्म नहीं होगा, वो गर्म होगा किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। समझ गया ना बात को, ठीक है। ऐसे ही गैसों को भी कर सकते हैं, ऐसे ही ठोसों को भी कर सकते हैं। रॉड लटका दो ऊपर, अगर रॉड को लटका दोगे लोहे की रॉड को, और नीचे जला दो भट्टी, कांटेक्ट नहीं है लेकिन थोड़ी देर में देखोगे वो भी गर्म हो जाएगी, किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। तो हमने आपको कंडक्शन तो शायद लिखवा दिया था, संवहन जो हेडिंग है वो हमें लिखवानी थी, तो हेडिंग लिखो संवहन, कन्वेक्शन। और जिनका चालन नहीं लिख पाया लिख लेना, 4-5 लाइनें ही होंगी केवल। हेडिंग लिखो संवहन, कन्वेक्शन। हो गया। संवहन में लिखो, जब किसी तरल पदार्थ ब्रैकेट में लिखना द्रव अथवा गैस, जब किसी तरल पदार्थ ब्रैकेट में लिखो द्रव अथवा गैस में किसी एक स्थान का ताप दूसरे स्थान की अपेक्षा अधिक उच्च होता है
दूसरे स्थान की अपेक्षा अधिक उच्च होता है, अधिक उच्च होता है, तो उस स्थान पर पदार्थ का घनत्व, उस स्थान पर पदार्थ का घनत्व कॉमा लगाओ, पदार्थ का घनत्व कॉमा लगाओ, दूसरे स्थान की अपेक्षा कम हो जाता है। फिर सुन लो एक बार। किसी तरल पदार्थ, नहीं तो कहोगे तेज बोल रहा है VL, किसी तरल पदार्थ ब्रैकेट में लिखो द्रव अथवा गैस में किसी एक स्थान का ताप दूसरे स्थान की अपेक्षा ऊंचा हो जाता है तो उस स्थान पर पदार्थ का घनत्व दूसरे स्थान की अपेक्षा कम हो जाता है, दूसरे स्थान की अपेक्षा कम हो जाता है। अतः पदार्थ के अधिक ताप वाले कण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। अधिक ताप वाले कण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। अधिक ताप वाले कण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। अधिक ताप वाले कण ऊपर की ओर उठने लगते हैं और उनका स्थान कम ताप वाले ठंडे कण लेने लगते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण पदार्थ एक ही ताप पर नहीं आ जाता। इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। और संवहन केवल द्रवों तथा गैसों में ही होता है। संवहन केवल द्रवों तथा गैसों में ही होता है। संवहन केवल द्रवों तथा गैसों में ही होता है। संवहन केवल द्रवों तथा गैसों में ही होता है।
संवहन केवल द्रवों तथा गैसों में ही होता है। हो गया ना, संवहन केवल द्रवों तथा गैसों में ही होता है। हो गया भाई। अभी जैसे कि तुम्हें बताया, इसमें अपना पानी भरा हुआ है, ठीक है। नीचे के पार्टिकल्स गर्म हुए, गर्म करने के बाद कहाँ उठ गए? वो ऊपर। अभी एक बार बताओ, गर्म होने के बाद ऊपर ही क्यों उठ गए? गर्म होने के बाद ऊपर क्यों उठ गए भाई? बोलो बेटा। जो चीज़ें, जो गैसें गर्म होती हैं ना, समझ रही है, जो पार्टिकल्स गर्म होते हैं उनका घनत्व कम हो जाता है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती, समझ रहे ना। और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ भागते हैं, और बाहरी वाली चीज़ें कहाँ आती? नीचे। समझ गए ना बात को? क्यों? जैसे पानी के अंदर अगर तरबूज को डाल दो तो तरबूज ऊपर तैरता है, क्यों? तरबूज का घनत्व कम है, जबकि रहता है तो अंदर से पूरा ठोस है वो, लेकिन उसकी डेंसिटी कम है। समझ रहे ना बात को? डेंसिटी कम होने का मतलब उसमें कई स्थान रिक्त हैं, समझ गए ना। एयर बबल्स बने होते हैं उसमें कई सारे, तो वो उसको कहाँ लेके आ जाते हैं? ऊपर। उसी तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं उनका घनत्व कम होता है, उनकी डेंसिटी कम होती है, उनमें कठोरता कम है, समझ गए। और ऊपर के पार्टिकल हैं कठोर, तो कठोर वाले ढकेलेंगे नीचे, तो वो अपने आप खुद तो नीचे आ जाएंगे, और जो हल्के वाले थे उन्हें कहाँ भेज देंगे? ऊपर, समझ गए। इसलिए वो नीचे आ रहा है, किसके कारण? घनत्व में अंतर के कारण। घनत्व में अंतर क्यों हुआ? टेम्परेचर में अंतर के कारण, समझ गए। समझिए ना बात को? सबसे निचली वाली लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर कम है, समझ गए। टेम्परेचर कम होने का मतलब है ठंडा होना, टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है गर्म होना, समझ रहे। तो निचला वाला गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर वाले का टेम्परेचर कम है, वो ठंडा है, समझ गए। तो ठंडे वाले नीचे आएंगे, गर्म वाले पहुंच जाएंगे ऊपर। समझ आ गई बात? ठंडे वाले नीचे और गर्म वाले ऊपर, ठीक है। इस तरह से होगा, क्योंकि घनत्व में अंतर आ जाता है उनके। जो चीज़ें गर्म होती हैं उनका घनत्व कम हो जाता है, जिनका घनत्व कम है वो हमेशा ऊपर की तरफ भागते हैं, समझ गए। क्लियर होगा ना? बिल्कुल ऐसे बच्चों का होगा, जिन बच्चों में ठोस हैं, जो मतलब जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं, वो गहराई तक जा सकते हैं। और जो हल्के फुल्के होंगे, जिनका घनत्व कम है, जिनका मेंटली एबिलिटी कम है, वो तैर के अपने आप ऊपर देखने लगते हैं कि हाँ जाइए 2 4 5। समझ गया बात को? नहीं तो ध्यान रखो बेटा, पढ़ो और कंसेप्ट लगाओ तेज। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो विकिरण। जितने फॉर्मेलिटी वाले हैं ना, सबको इंटर में दिक्कत होने वाली है कि लिख के बैठ के पढ़ के सुन ही रहे, और हैं 2 4 लोग अब नाम लेंगे वाले तो क्या बेइज्जती कर दे रहे। विकिरण, रेडिएशन। विकिरण यानी रेडिएशन। हेडिंग लिखो नहीं। विकिरण यानी कि रेडिएशन। विकिरण यानी कि रेडिएशन। ठीक है, लिखो। उसमें ये लिख लिया था ना कि संवहन केवल द्रवों और गैसों में होता है, ठोसों में नहीं। संवहन में लिख लेना भाई, संवहन केवल किस में होता है? द्रवों और गैसों में। यहीं लिख लो शॉर्ट में अगर ना लिख पाओ। और चालन केवल किस में होगा? ठोसों में, ठीक है। और अब आ जाओ विकिरण पे। हेडिंग लिखो विकिरण यानी रेडिएशन। किसी गर्म स्रोत से ऊष्मीय ऊर्जा किसी गर्म स्रोत से ऊष्मीय ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होती है। 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 इसे विकिरण कहते हैं। तरंगों के रूप में संचरित होती है। तरंगों के रूप में संचरित होती है, इसे विकिरण कहते हैं। तरंगों के रूप में संचरित होती है, इसे विकिरण कहते हैं। इसे विकिरण कहते हैं।
इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण में लिख लो, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण द्वारा ही आती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण द्वारा ही आती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण द्वारा ही आती है। विकिरण द्वारा ही आती है। ठीक है, नीचे एक नोट लगाओ, NOT। समझ गया होगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, समझ गया ना। नीचे लिखो नोट NOT। नोट में लिखना, चालन और संवहन द्वारा, चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण, चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण धीरे धीरे होता है। चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होता है, परंतु विकिरण द्वारा, ऊष्मा, विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा, विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से स्थानांतरित होती है। प्रकाश की चाल से स्थानांतरित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो जरा नोट में ही। दूसरा पॉइंट लिखो, चालन और संवहन में ऊष्मा स्थानांतरण का मार्ग, चालन और संवहन में ऊष्मा स्थानांतरण का मार्ग, चालन और संवहन में ऊष्मा स्थानांतरण का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, परंतु विकिरण का मार्ग सरल रेखा में ही होता है। विकिरण का मार्ग सरल रेखा में ही होता है, परंतु विकिरण का मार्ग सरल रेखा में ही होता है। विकिरण का मार्ग सरल रेखा में ही होता है। हो गया, लिख गया भाई? चलो आ जाओ। तो पहला पॉइंट आपको लिखवाया नोट में, क्या लिखवाया कि भाई साहब चालन और संवहन जो है उसमें ऊष्मा स्थानांतरण में समय लगता है। समझ गए, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। ठीक है, किसमें? चालन में और संवहन में। इन दोनों में ऊष्मा का स्थानांतरण तो होगा, लेकिन बहुत ही स्लोली होगा। समझे? क्योंकि भाई पार्टिकल्स जो हैं, अब तुम क्या समझ रहे हो, रोड को कोयले में रखते ही साथ तुम इधर से रखा हो इधर पर गर्म लगने लगता नहीं, धीरे धीरे टाइम लगता है। उसके बाद फिर ये इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे, फिर अगले वाले को, और आसपास का जो वातावरण है वो भी इनसे एनर्जी को लेता जाता, तो एनर्जी लॉस भी हो रहा अपना, नहीं समझे? फिर धीरे धीरे करके ये वाला सिरा गर्म होता है, तो टाइम लगेगा उसमें। जबकि विकिरण में क्या होता है, यहाँ से लेज़र चालू करोगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा गर्म कर दो। जैसे वेल्डिंग देखी है, वेल्डिंग की लेज़र निकलती है, नहीं समझा? तो गैस वेल्डिंग वाली बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत हीट होता चला जाएगा वो। समझ रहे बात को? तो वही हम बोल रहे हैं, सूर्य का प्रकाश देख लो तुम, एक ही टाइम पे पूरी पृथ्वी को गर्म कर रहा है विकिरण के द्वारा। तो विकिरण जो है वो एक फास्ट मेथड है, समझ गए? उसमें समय कम लगता है। जैसे कि आजकल के अपने जो ओवन आते हैं, ठीक है, और अपना अरे क्या बोलते हैं यार, इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना यार, क्या नाम याद नहीं आ रहा मेरे को।
समझ गया होगा, वो सब रेडिएशन पे काम करते हैं, उनके अंदर आग थोड़ी जलने वाली है, रेडिएशन पे वर्क करते हैं वो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो चालन और संवहन है उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, चालन अगर करना है तो हो सकता है पहले इधर से इधर जाए, फिर इधर जाए, हीट, फिर इधर से इधर, इधर, ऐसे कुछ भी हो सकता और फिर लास्ट में पहुँचे, ठीक है। ऐसे ही संवहन में एक पार्टिकल यहाँ से उठा, मान लो इधर पे चिपक जाए, पहले सतह पे, नहीं समझे, फिर यहाँ चिपक जाए, फिर ऊपर पहुँचे, तो यहाँ पे मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। लेकिन रेडिएशन का एक ही काम है, ऊपर से चलेगा सीधा नीचे, समझ गए ना, लक्ष्य की तरफ, ख़त्म। बाकी आस पास में मोह माया क्या है उसको कोई मतलब नहीं, ऊपर चलेगा सीधे नीचे तक आएगा, समझ गए। नेक्स्ट लाइन लिखो, किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का चलन। किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी, किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन। कंडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टिंग रॉड। हो गया। पॉइंट वाइज लिख लीजिए उसको, पॉइंट में लिखना। पहला पॉइंट लिखो, यदि हम किसी सुचालक ब्रैकेट में लिखो धातु, ब्रैकेट बंद कर देना, छड़ के एक सिरे को गर्म करें, तो ऊष्मा चालन द्वारा गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक पहुंचने लगती है। तो ऊष्मा चालन द्वारा गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक पहुंचने लगती है। दूसरा पॉइंट, चालन की प्रक्रिया में छड़ का प्रत्येक परिच्छेद अपने पीछे वाले परिच्छेद से ऊष्मा प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया ना, छड़ का प्रत्येक, वो लिख लिया, पुराना वाला बोल रहा है, ऊष्मा का कुछ भाग वह परिच्छेद, छड़ का प्रत्येक परिच्छेद अपने पीछे वाले परिच्छेद से ऊष्मा प्राप्त करता है, ठीक है, ये लिख गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इस ऊष्मा का कुछ भाग वह है
परिच्छेद, इस ऊष्मा का कुछ भाग वह परिच्छेद स्वयं अवशोषित करता है, कुछ भाग स्वयं अवशोषित करता है, कॉमा कुछ भाग वायुमंडल में चला जाता है, कॉमा और अंतिम भाग वह अपने अगले परिच्छेद को दे देता है, और अंतिम भाग वह अगले परिच्छेद को दे देता है। परिच्छेद का मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वह अपने अगले परिच्छेद को दे देता है। लाइन चेंज करो, मतलब नेक्स्ट पॉइंट। देखो, इस अवस्था में छड़ के प्रत्येक परिच्छेद का ताप, इस अवस्था में छड़ के प्रत्येक परिच्छेद का ताप, इस अवस्था में छड़ के प्रत्येक परिच्छेद का छड़ के प्रत्येक परिच्छेद का ताप, टेम्परेचर समय के साथ बढ़ता रहता है, समय के साथ बढ़ता रहता है, समय के साथ बढ़ता रहता है, समय के साथ बढ़ता रहता है। इसलिए यह प्रक्रिया परिवर्ती अवस्था कहलाती है। इसलिए यह प्रक्रिया परिवर्ती अवस्था कहलाती है। इसलिए यह अवस्था परिवर्ती अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, है छड़ के एक सिरे को लगातार गर्म करते रहने पर कुछ समय बाद प्रत्येक परिच्छेद का ताप स्थिर हो जाता है। छड़ के प्रत्येक परिच्छेद का ताप स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और इस स्थिति में ऐसा लिखो, और इस स्थिति में छड़ का कोई भी भाग ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता। कोई भी भाग ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता। कोई भी भाग ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता। इसे स्थायी अवस्था कहते हैं।
इसे स्थायी अवस्था कहते हैं। हो गया। लास्ट पॉइंट, क्षण में ऊष्मा के चालन की दर। क्षण में ऊष्मा के चालन की दर, ऊष्मा के चालन की दर केवल, ऊष्मा के चालन की दर केवल पदार्थ की ऊष्मा चालकता पर निर्भर करती है। केवल पदार्थ की ऊष्मा चालकता पर ही निर्भर करती है। ऊष्मा चालकता पर ही निर्भर करती है। हो गया भाई? कुछ नहीं है, पूरा सब कुछ वही लिखा हुआ है जो आपको अभी तक समझा दिया। क्या है, जब भी किसी रॉड को गर्म करोगे, ठीक है, गर्म वाले सिरे से ठंडे वाले सिरे की तरफ क्या होगा, हीट का फ्लो। अब हमने एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें ऐड कर दिया कि जो अपनी रॉड है, ये अपनी मान लो रॉड हो गई, ठीक है, तो कह रहा रॉड के कई सारे एरिया होते हैं अंदर। मूली गाजर काटी है, एक सिरा काटो, फिर एक काटो, फिर एक काटो, नया नया एरिया निकलता जाता कि नहीं, इस हिसाब से फिर एक निकल आएगा, फिर एक निकल आएगा, फिर एक। तो उन्हें कई सारे सेक्शन बांट लिए। उन्हें कहा मान लो सबसे पहले हीट इधर पहुंची, तो ये पहले एब्जॉर्व करता जाएगा, एब्जॉर्व करने के बाद फिर इसे एनर्जी देने लगेगा, और जब ये एब्जॉर्व करेगा तो कुछ भाग तो इसको देता ही रहता वो, समझ रहे ना, थोड़ा बहुत भाग तो इसको मिलता ही जाएगा अगले वाले को, समझ गया ना। और कुछ भाग जो है वो रेडिएशन के रूप में का निकलता रहेगा बाहर, जो कि हमने आपको पहले ही समझा दिया। पहले खुद एब्जॉर्व करेगा, कुछ भाग बाहर चला जाएगा वातावरण में, और कुछ भाग जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, आगे, समझ गए। इस तरह की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। ये वाला सिरा जो है वो अपने आगे वाले को देगा, कुछ बाहर फेंकेगा, कुछ खुद एब्जॉर्व करेगा। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी रॉड का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा एक समान, समझ गए। और एक ऐसी स्थिति आएगी फिर जो रॉड का कोई भी भाग और अधिक ऊष्मा लेना नहीं चाहता, वो उनकी होती है स्थायी अवस्था। कौन सी अवस्था है? स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था में क्या होता है कि सारे उस भाग का जो टेम्परेचर है, जो ताप है, वो हो जाता है एक समान, समझ गया। वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ोगे, बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखवा रखा। तो क्या है कि सभी भाग का ताप जो है वो क्या हो जाएगा, एक समान। उसे अपन कहते हैं स्टेडी स्टेट, यानी कि स्थायी अवस्था। अब कोई भी परिच्छेद और अधिक ऊष्मा ग्रहण करना नहीं चाहता, समझ गया बात को। और इसके अलावा जो तुम्हारा जो हीट का फ्लो हो रहा है ना, वो डिपेंड करता है इसकी चालकता पे। अगर आप प्लास्टिक को गर्म कर रहे हैं किसी, समझ रहे ना, तो प्लास्टिक में हीट का फ्लो धीरे धीरे होगा, लेकिन लोहे की रॉड को गर्म करोगे उतनी जल्दी से ऊष्मा का चालन होगा। इसकी चालकता ज़्यादा है ऊष्मा को आगे ले जाने की, और इसकी चालकता कैसी है, कम। समझ आ गई बात कि नहीं? क्योंकि हीट का फ्लो भी डिपेंड करता है ना पदार्थ की प्रकृति पे, कौन सा पदार्थ कैसा है। तो जो चालन है वो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है, उसके चालकता गुणांक पे, ठीक है। इतना ही रखते हैं। जिन की फीस सबमिट नहीं हुई है अपनी फीस जमा करो ध्यान से। बहुत से लोग हैं जो लास्ट टाइम पे आए भी नहीं थे, उनकी फीस भी सबमिट नहीं है, समझ गए ना। लिस्ट हमने अमन भैया को दे दी थी, कुछ दिनों में उनको हटा दिया जाएगा, समझ गए, चाहे मैथ वाले हो या फिजिक्स वाले हो। अपने फीस सबमिट करना है ध्यान से।